हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। यह प्रोग्राम प्रतिदिन के करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है का सार है। इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपको यूपीएससी, पीसीएस तथा अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने में सुगमता होगी। यह प्रोग्राम प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एजुकेशन पर अपलोड होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इस प्रोग्राम को रेगुलर पाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, पूछे गए प्रश्नों का कमेंट में जवाब दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत IFFI का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। IFFI के आयोजन की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1949 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1948। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत गोवा के बारे में कुछ जानकारी साझा करती हूँ। IFFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत गोवा का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से गोवा सरकार के मनोरंजन सोसाइटी यानी कि ESG तथा भारत सरकार की फिल्म समारोह निदेशालय DFF के माध्यम से आयोजित किया जाता है। IFFI को एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। 51वें IFFI का समापन 24 जनवरी 2021 को कियोशी कुरोसावा द्वारा ऐतिहासिक ड्रामा वाइफ ऑफ अ स्पाई के साथ होगा। IFFI के साथ भारतीय सिनेमा ने विश्व सिनेमा के साथ बातचीत की। इसकी शुरुआत 1952 में 23 देशों की भागीदारी के साथ हुई और 2019 के समारोह में 76 देशों की 186 फिल्मों का प्रदर्शन किया। IIFI को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी कि FIAPF द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 1952। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जिनके द्वारा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का कार्यभार संभाला गया है उनका क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं इसके हम। और पहला ऑप्शन है PS मिश्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर BP नंदा, ऑप्शन सी श्री सुनीत शर्मा एंड द लास्ट ऑप्शन इज BK यादव। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा श्री सुनीत शर्मा। आइए अब हम श्री सुनीत शर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने से पहले श्री सुनीत शर्मा महाप्रबंधक के रूप में काम किया था। श्री सुनीत शर्मा 1978 में SCRA के माध्यम से रेलवे में शामिल हुए। सुनीत शर्मा जी IIT कानपुर से अभियांत्रिकी ग्रेजुएट हैं। अपने करियर के दौरान ही उन्होंने महाप्रबंधक, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स के रूप में कारखानों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाइयों के लिए पुरस्कार जीते हैं। इन सब के साथ ही उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में पेशेवर प्रशिक्षण में भाग लिया और अमेरिका में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में एक उन्नत नेतृत्व और प्रबंधन पाठ्यक्रम किया है। साथ ही लोकोमोटिव निर्माण के लिए एक सलाहकार के रूप में ईरान का दौरा किया है। इन सब के साथ ही वे एक उत्साही खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुन्नार निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है जहां 12 साल के अंतराल पर नीलकुरिंजी के पुष्प देखने को मिलते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट एंड द लास्ट ऑप्शन इज उत्तरी मैदानी क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब तक हम मुन्नार के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। मुन्नार 12 साल के बाद खिलने वाले नीलकुरिंजी के फूलों के कारण चर्चा में बना रहता है। मुन्नार जो कि केरल का एक क्षेत्र है,
तो केरल के जो वर्तमान मुख्य राज्यपाल हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इन फूलों के नीले पर्पल रंग के कारण मुन्नार नीला और पर्पल रंग का हो जाता है। कर्नाटक में बेल्लारी जिले की संदूर पर्वत श्रृंखला भी अगस्त के बाद ही नीलकुरिंजी के फूलों से भर गई थी। तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम भी इन्हीं फूलों के चलते पड़ा है। तमिल में 2000 साल पहले लिखी गई कविताओं में भी इन फूलों का जिक्र आता है, अर्थात इनकी ऐतिहासिक काल में महत्वता रही है। भारत में नीलकुरिंजी की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलांथेस कुंतियानम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी घाट। आइए अब हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो इस प्रकार है, भारत को हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 1 साल एंड द लास्ट ऑप्शन इज 3 साल। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब तक हम सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इससे पहले भारत यह जिम्मेदारी सन 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85 और 1991, 92 और 2011 से 12 तक में निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने का मकसद क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है। एशिया प्रशांत देशों के लिए तय 2 सीट पर 3 उम्मीदवार भारत, जिबूती और केन्या हैं। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा जो 2022 तक रहेगा। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा 2 साल। आइए अब हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न जो इस प्रकार है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ का संयुक्त मिशन 31 दिसंबर 2020 को आधिकारिक रूप से किस देश में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका जो सही उत्तर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संयुक्त मिशन जो 31 दिसंबर को आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया है वह सूडान देश का दारफुर क्षेत्र है। 2 वर्ष पूर्व सूडान में हुई क्रांति के दौरान संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ का संयुक्त मिशन शुरू हुआ था। सूडान संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ के संयुक्त मिशन के समाप्त होने के पश्चात एक ऐसी टीम वहां मौजूद रहेगी जो मिशन के बंद रहने की प्रशासनिक प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बनी रहेगी। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सूडान। छठा प्रश्न है, किस राज्य में बड़ी संख्या में कौवों व मोरों के मरने की खबरें सामने आई हैं? गैस कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के झालावाड़ में कौवों व नागौर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। ये एक चिंतनीय विषय है और शुरुआती जांच में इसका मुख्य कारण माना गया है एवियन फ्लू को, जो कि पक्षियों में होने वाली एक भयंकर बीमारी है। जानते हैं थोड़ा बहुत एवियन फ्लू के बारे में। एवियन फ्लू को H5N1 या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में सीधे यही पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू को किस नाम से जाना जाता है या फिर एवियन फ्लू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए उत्तरदायी जो वायरस है वो है H5N1। इसको ध्यान में रखना है। पक्षियों को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मानव को प्रभावित नहीं करता, मानव को भी प्रभावित करता है। और इसके फैलने के जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो ये है कि पक्षियों से पक्षियों में फैलता है ये, ठीक है। यानी अगर एक पक्षी को हो जाता है तो वो जो बीमार पक्षी है उसके माध्यम से वो दूसरे पक्षियों में फैलने लगता है। और सेम प्रोसेस है वो ह्यूमन में भी होती है, मानव में भी यही प्रोसेस होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न है 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी जा रही है? ऑप्शन है आपके सामने ओडिशा, झारखंड, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। गेस कीजिए। इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को IIM की आधारशिला रखेंगे। IIM मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD के अंतर्गत कार्यरत है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले IIM संस्थान है वो कहाँ खुली थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम IIM कलकत्ता और अहमदाबाद में खोली गई थी 1961 में। ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार पूछा जाता है सर्वप्रथम IIM की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोनों जगह 1961 में हुई है, कलकत्ता और अहमदाबाद में। वर्ष 2015 से लेके वर्ष 2020 तक 7 IIM की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। ये कौन कौन सी हैं देखिए। नागपुर जो महाराष्ट्र में है, अमृतसर ये पंजाब में है, बोध गया बिहार में, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, विशाखापट्टनम, संबलपुर जिसका उद्घाटन आधारशिला जिसकी आज रखी जाएगी, आधारशिला आज रखी जाएगी किसकी? संबलपुर वाली संस्थान की। तो IIM संबलपुर है, ये लेटेस्ट है, न्यूज़ में है, याद रखना है। इसके अलावा है जम्मू। जम्मू में भी IIM की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न है 8वां। हाल ही में कौन सा देश औपचारिक तौर पर यूरोपियन संघ से बाहर हो गया है? ऑप्शन है आपके सामने, गेस कीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन या फिर जर्मनी। बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन संघ से बाहर होने की घोषणा कर दी है और ये आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो गया है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इसके वर्तमान में सदस्य देश है 27 और इसकी मुद्रा है, ये जो पूरा संगठन है यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों में से 19 देश ही ऐसे हैं जिनकी मुद्रा यूरो है। बाकी जो देश बच गए उनकी अपनी अलग मुद्रा है, लेकिन 19 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा यूरो है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप नोट कर लें कि 27 में से 19 देश ही ऐसे हैं जिनकी मुद्रा यूरो है। हालांकि अगर यूरोपियन यूनियन से आपको किसी भी प्रकार से कोई मुद्रा व्यवहार करना है ट्रेडिंग के या बिजनेस के लिए, तो आपको यूज़ करनी होगी ओनली यूरो। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। आपको नाम याद रखना है, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है DRDO का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प हैं आपके सामने 1 जनवरी, 7 जनवरी, 2 जनवरी या 31 दिसंबर। गेस कीजिए फटाफट और इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, DRDO के प्रति उत्तरदायी मंत्री वर्तमान में कौन है? DRDO, अगर हम बात करें DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करना और रक्षा के कार्यों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी यानी GS रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न हाल ही में अभी NTPC में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है ये आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि सभी को इसका इक्वल बेनिफिट मिल सके। आगे हम बात करते हैं, वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम, बलश्य मूलम विज्ञानम। याद रखना है इसका मोटो। आप इसका जो लोगो है उसमें भी इसको देख सकते हैं, नीचे की ओर लिखा हुआ है। टोरपीडो वर्णास्त्र, अवतार, लक्ष्य, निशांत जैसे रक्षा उपकरण हैं।
या डीआरडीओ के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में MiG-27 का प्रयोग किया जाता है, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पर डीआरडीओ ही कार्य कर रहा है। ठीक है, टॉर्पीडो वर्णास्त्र की अगर बात करें तो ये लेटेस्ट है, याद रखना इसको। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कब किया गया था? 21 नवंबर 2020 को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WHO से आपातकालीन प्रयोग के लिए वैधता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाने वाला। WHO से आपातकालीन प्रयोग के लिए वैधता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली वैक्सीन है फाइजर बायोएनटेक। कौन सी है? फाइजर। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए, फाइजर है वो किस देश की वैक्सीन है? इसको किस देश ने या किस एजेंसी ने इसको डेवलप किया है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।